बच्चे को हमें इस पर सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करे। एकदम लास्ट टाइम आ गया है बच्चों का, कुछ ही मंथ बचे हुए हैं, तो बच्चों को आप क्या जड़ी बूटी देना चाहेंगे ये आखिरी महीनों के लिए कि अब आप इस तरीके से तैयारी करें? कोई दर्द हमने लिया है और वो बहुत पुराना दर्द है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से दर्द लिया गया है वैसे ही दर्द धीरे धीरे हल्का ही होगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है सभी लोगों का आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ केमिस्ट्री के एक धमाकेदार मेंटर यशवंत सर। यशवंत सर, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। थैंक यू सर। यशवंत सर, आपको लगभग 12 साल होने वाले हैं। यस सर। और सर 12 साल का कैसा सफर रहा आपका इस टीचिंग करियर का, थोड़ा सा बच्चों को बताएं। बेसिकली 12 साल मेरे को सर इस फील्ड में पढ़ाते हो गए और मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि मतलब टीचिंग एक अलग पैशन है। मतलब बाकी जितने भी प्रोफेशन है ना, उन सबसे डिफरेंट पैशन है। इसमें मैं मानता हूँ कि सर पता है, कभी भी इंसान जो होता है ना, कभी भी एज को नहीं पार कर पाता है। मतलब उसको लगता है कि मैं 24 आवर यंग हूँ बच्चों में रह करके। सही बात। और मतलब बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ घुल मिल करके रहना, बच्चों को मोटिवेट करते रहना, मतलब एंजॉइंग होता है। मतलब बहुत अच्छा रहता है बच्चों के साथ पढ़ाना। और जितना मेरा अनुभव रहा है अब तक का कि बच्चा हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आता है। मतलब वो देखता है कि टीचर ही मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं, टीचर ही मेरे लिए सब कुछ है। मतलब वो पेरेंट्स भी उसी के अंदर ढूंढता है, फ्रेंड्स भी उसी के अंदर ढूंढता है, मेंटोर भी उसी के अंदर ढूंढता है कि नहीं, वही गाइडर भी ढूंढता है उसी। सब कुछ उसको टीचर के अंदर चाहिए। जैसा कि अभी सर विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं तो मैं तो देखता रहता हूँ सर को, जितना सर पढ़ाते हैं उतना ही सर डाउट में बैठते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। इनिशियली मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो कई दफ़ा ऐसा लगता था कि यार 5 घंटे पढ़ा लिया, 6 घंटे पढ़ा लिया तो भी मन नहीं भरता था। मतलब 5 घंटे की क्लास हो जाती तो भी ऐसा लगता था ठीक है यार, अभी तो और पढ़ाया जा सकता है। और आज की सर मैं बताऊं आपको पढ़ाने के पैशन को लेकर के, तो मैं 12-13 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ एक सिंगल बैच को। एक ही सिंगल बैच को एक ही टॉपिक चालू कर दूँ तो 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ आराम से नॉन स्टॉप। तो सर मैं आपको बताऊं कि मैं 2 साल के लिए मेरी टीचिंग ड्यूरेशन में यूएसए भी गया। वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया पोमन यूनिवर्सिटी के अंदर। और वहाँ का मेरा ये सर किस ईयर में आप गए थे? 16 to 18। 16 to 18। अच्छा, 2 साल के लिए। हाँ, 2 साल के लिए। तो वहाँ 2 साल का टेन्योर था मेरा। तो उस ड्यूरेशन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की सर, हमारे यहाँ पढ़ाने का पैटर्न और वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक थिंग, अपने यहाँ एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस कम किया जाता है। अच्छा। और जबकि वहाँ एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस बहुत होता है बच्चे का। अच्छा। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर हमारी बॉडी में क्या है कि 4 तरीके की एनर्जीज होती हैं। एक होती है हमारे पास मेंटल एनर्जी, एक होती है फिजिकल एनर्जी, एक होती है सेक्सुअल एनर्जी और एक होती है स्पिरिचुअल एनर्जी। अब थर्मोडायनेमिक्स बच्चा खूब अच्छे से पढ़ता है, नीट वाला भी पढ़ता है, जेई वाला भी पढ़ता है, वो अच्छे से जानता है कि मेरी एनर्जी कांस्टेंट है। अब ना तो मैं इसको क्रिएट कर सकता, ना मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता। बस क्या की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। और बच्चे को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है सर, वो होती है मेंटल एनर्जी की। तो बच्चे को हमें इस पर सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपनी फिजिकल एनर्जी को मेंटल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करे, कैसे वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफ़र करे किसके अंदर, मेंटल एनर्जी के अंदर। तो उसके लिए बच्चे को गाइड करना चाहिए। उसके लिए मैं तो कहता हूँ कि 1 घंटे 2 घंटे का मंथ में एक बार सेशन रखना चाहिए बच्चों के साथ जी, ताकि वो अपनी एनर्जी को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चा कहता है कि मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। एक्चुअल में उसका डीमोटिवेटेड वो इसलिए फील कर रहा है क्योंकि उसका एनर्जी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। अगर वो अपनी सारी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर ले और एक ही जगह लगाए, टारगेट पे ही लगाए तो डेफिनेटली आउटपुट बहुत बेहतर आएगा। बच्चे लोग अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सर 15-20 मिनट बच्चा वॉक करने जाए और 10-15 मिनट का मेडिटेशन करे। अगर वो करता है बच्चा तो अपनी एनर्जी को सिंक्रोनाइज कर पाएगा। सर कई बच्चे सोचते हैं ऐसा कि मेडिटेशन जो है वो एकदम मॉर्निंग में ही होता है, तो ऐसा कुछ फिक्स है क्या कि मॉर्निंग में ही करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। में करना चाहे बच्चा, नहीं, कभी भी कर सकता है बच्चा मेडिटेशन। उसके लिए क्या करना होता है कि सर जैसे शुरू में बच्चा जब मेडिटेशन करता है तो उसको दिक्कतें आती हैं क्योंकि थॉट बहुत सारे चलते रहते हैं दिमाग के अंदर। तो उसके लिए क्या है, ब्रेन कूल नहीं होता है बच्चे का। तो क्या करना चाहिए उसको कि विदाउट मतलब उसमें किसी म्यूजिक के मतलब साउंड चलाना चाहिए जिससे उसको मन को अच्छा लगता हो, ऐसा साउंड चलता रहे। अच्छा। और वो 15 मिनट के लिए शांति से बस ये मनन करे, इंस्ट्रूमेंटल टाइप। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल टाइप का, बस केवल उस पर वो चलता रहे। अच्छा। तो वो क्या है, उसकी डायरेक्शन को बदल देगा, उसके थॉट्स को रोक लेगा कुछ टाइम के लिए और धीरे धीरे उसकी हैबिट का हिस्सा हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने सुना था टाइम मैनेजमेंट, आज सर ने बताया एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। सर आपसे एक और सवाल है कि जब बच्चे पढ़ते हैं
तो बैकलॉग सर बहुत हो जाता है बच्चों का, तो सर बैकलॉग के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? बैकलॉग का ऐसा इशू है सर, बैकलॉग को कवर करने का मैं बताऊं सबसे अच्छा तरीका, पहले तो बच्चा ये एनालाइज करे कि मेरे बैकलॉग हुआ क्यों। बच्चा ये तो कहता रहता है कि मेरे बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया, लेकिन वो उसको ये स्टडी नहीं करा कि मेरे हुआ क्यों। अब जिस तरीके से आपको बैकलॉग हुआ है ये ठीक भी वैसे ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई दर्द हमने लिया है और वो बहुत पुराना दर्द है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक दिन में 2 दिन में ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से दर्द लिया गया है वैसे ही दर्द धीरे धीरे हल्का ही होगा। तो ऐसे ही बच्चे को पहले ये एनालाइज करना चाहिए कि यार मेरा कितना बैकलॉग हुआ, क्यों हुआ, किस किस टॉपिक के बैकलॉग हैं, उनके टॉपिक सारे वो लेके एक लिस्ट बनाए। ठीक है, जैसे अपन चेकलिस्ट बनाते हैं वैसे लिस्ट बनाए। फिर क्या करें सर, उसको शॉर्ट प्लान करें कि इस वीक का मेरा ये प्लान है कि इस वीक में इतने टॉपिक कवर करूंगा, इस सब्जेक्ट के इतने टॉपिक कवर करूंगा। क्योंकि वो सोचता है कि यार इतने सारे टॉपिक है मेरे बैकलॉग में, ये तो 1 महीने में भी नहीं होंगे, क्योंकि उसने प्लानिंग 1 महीने की कर ली है। अब वो 1 महीने के हिसाब से बर्डन अपने दिमाग पे ले लेता है, बस फिर वो सोचता ही रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। जैसे कि 1 वीक का प्लान कर लिया कि 1 वीक में इतना बैकलॉग क्लियर करना है मुझे, नेक्स्ट वीक में इसका क्लियर करना है, नेक्स्ट वीक में इसका क्लियर करना है। सर इसमें दिक्कत पता क्या आती है बच्चों को, जहाँ तक बच्चे मुझसे ये बात करते हैं कि सर फिर टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना है, बैकलॉग भी क्लियर करना है, तो ये दोनों चीजों को किस तरीके से करें मैनेज? इसमें क्या करना चाहिए सर बच्चे को, जैसे करंट टॉपिक जो उसका चल रहा है ना, उसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। करंट को तो स्किप करना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। जब करंट टॉपिक चलता रहे उसको नहीं स्किप करना। और उसके बाद क्या करना चाहिए, बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम निकालना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कैसे कर सकता है वो, इस वीक संडे, मतलब संडे को टेस्ट होने जा रहा है, मान लो संडे को उसने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद उस दिन वो, क्योंकि और क्लास तो हुई नहीं है, डेफिनेटली उसके पास टाइम है 6-7 घंटे का, उसने उस वीक का प्लान किया था कि मैं इस वीक में इतना ही करूंगा, तो उसने प्लान कर लिया, तो अपना एक सब्जेक्ट निकाल लिया या एक टॉपिक कोई भी विषय का अपना उसने निकाल लिया। ऐसे करना पड़ेगा एक तो सर उसको। दूसरा कि डाउट में थोड़ी सी अपने टाइमिंग को बढ़ाए वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर बच्चा जब खुद से ही सारी चीजें पढ़ता है ना बैकलॉग क्लियर करने के लिए, तो भी दिक्कत आती है उसको। तो फिर वो क्या है कि डाउट्स पे जाए, वहाँ टीचर से कंसर्न करे कि इस तरह, तो डाउट भी आएंगे, तो हाँ, टीचर से पूछे तो बेहतर है, तो वहाँ पे जाएगा तभी जल्दी क्लियर हो पाएंगे। सही बात। और अपने फ्रेंड्स से डाउट पूछने को अवॉइड किया जाए। कई बार क्या होता है कि वो अपने हिसाब से सेट कर रखी है उसने चीजें, उसकी डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों में कि यार मैं इससे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि इसने पिछला वाला सवाल सही बताया था। हाँ बस उसको ये गारंटी नहीं है कि वो अगला भी सही बताएगा। तो उसको जाना टीचर के पास ही चाहिए अल्टीमेटली। फिर वहाँ टीचर उसको ये भी बता देगा कि हर सब्जेक्ट का टीचर, फिजिक्स वाले सारे जो फिजिक्स के बारे में बताएंगे, बॉटनी वाले बॉटनी, जूलॉजी जूलॉजी, मैथ वाले मैथ के बारे में बताएंगे कि इस तरीके से तुम पढ़ लो, ये टॉपिक तुम्हारा बैकलॉग हुआ है, इसमें से बेटा ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस सीक्वेंस में पढ़ लीजिए, एटलीस्ट ये तो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से उसको टीचर के पास भी जाना चाहिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो सर ने हमें बैकलॉग के बारे में बताया कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। सर से एक सवाल और जानते हैं जो सभी आप बच्चों का रहता है कि टेस्ट और AITS का क्या इंपॉर्टेंस है जब तैयारी करते हैं जेई की, नीट की? बिल्कुल जी सर। तो टेस्ट का सर ऐसा इशू है बच्चे के साथ, मोस्टली ये होता है कि सर इस बार तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं टेस्ट नहीं दूंगा, है ना। कई बच्चे ऐसा करते हैं। हाँ कि नहीं अगली बार दूंगा सर, अच्छे से तैयारी करके दूंगा। बच्चे को माइंडसेट करना चाहिए कि हर बार ऐसी ही तैयारी रहती है लगभग। तू तेरा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, ठीक है, हर बार ऐसी ही तैयारी रहेगी, तुझे टेस्ट जरूर देना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम AITS नहीं दोगे, टेस्ट नहीं दोगे, तब तक कैसे पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सही बात है। आपके अंदर क्या ड्रॉबैक्स हैं उस टॉपिक को लेकर के, कौन सा टॉपिक ज्यादा वीक जा रहा है। और सर ये तो होना ही चाहिए, टेस्ट तो मैं कह रहा हूँ एसेंशियल देना चाहिए, कुछ भी स्कोर आए उसका। और उसके बाद उस पेपर का भी एनालिसिस करना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर दे के आगे ठीक है कम स्कोर आया छोड़ो, अब तो उसका एनालिसिस करो। उसमें ये देखो कि कितनी तो मैंने सिली मिस्टेक की हैं, है कि जो नहीं होनी चाहिए थी, कितने में ये देखो कि मैंने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ा है, पूछा करेक्ट है, ये बहुत बार होता है। हाँ, कभी इनकरेक्ट पूछ लिया है तो करेक्ट पढ़ लेगा, करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट पढ़ लेगा, है कि नहीं, ट्रू नॉट ट्रू, सही है कि नहीं। ये सिली मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन गलत होते हैं कुछ तो। और दूसरा, अगर उसको कंसेप्चुअल एरर उसने की हैं तो वो उस टॉपिक को निकाले, जिस टॉपिक में उसने एरर की है, अपने क्लास नोट्स को निकाले, उस टॉपिक को रिवाइज करे, तो डेफिनेटली उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी दोबारा बनेगा पेपर में वो गलती नहीं करेगा। और उसका रीजन बताऊं क्यों सर, कि पेपर में वही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, हम लोग टेस्ट में वही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो डेफिनेटली बच्चा अगर वही क्वेश्चन उसका गलत हुआ है, उसको फिर वो उस कंसेप्ट को एक बार दोबारा से पढ़ ले वहाँ जाकर के अपने नोट्स में,
तो डेफिनेटली दोबारा उस कंसेप्ट से तो क्वेश्चन गलत नहीं हो। और सर बच्चा जब टेस्ट का एनालिसिस कर रहा है तो उसको मतलब कहीं एक लिखते जाए एक जगह पे कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, क्या पेपर के साथ जो टेस्ट पेपर के लास्ट जो पेज होता है ना, उस पे उसको अपना बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ सबको क्लासिफाइड कर करके उसको लिखना चाहिए कि ये टॉपिक में मेरी ये चीज़ें वीक रही हैं, इस तरीके की मैंने गलतियाँ की हैं। और नीचे सर मैं तो कहता हूँ ये कसम भी खानी चाहिए उसको कि अगली बार ये गलती नहीं करें, गलती नहीं होगी। और दूसरा जैसा कि सर मैं तो क्लास में बच्चों को अच्छे से एक चीज़ भी बोलता हूँ कि जो स्टेटमेंट टीचर ने आपको दिया कि यूनिवर्सल वर्क है ऐसे ही होगा, तो मैं बच्चे को बताता हूँ कि तुम्हारे दिल, दिमाग, जिस्म, ज़हन में ये बात रहनी चाहिए, फिर ये इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे दिया आपने कि इसमें ऐसा ही होगा, तो फिर वो उसको वही काम करना चाहिए बच्चे को। कई बार क्या होता है कि किसी रिएक्शन के अपन मैकेनिज्म पढ़ा रहे होते हैं सर, तो मैकेनिज्म हमने पढ़ा दी बच्चे को, उसका हमने कंक्लूजन निकाल लिया, आरडीएस में ऐसा काम हुआ है, दैट्स इट, अब इसको भूल जाओ भले ही। तो बच्चा कई बार क्या होता है कि उसको पढ़ने का तरीका, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म के मैं बारे में बात करूं तो सर पहले बच्चे को मैकेनिज्म को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर समझ करके भूलना चाहिए। ज्यादा दिमाग में रखेंगे तो वो भी दिक्कत देती है। हाँ, भूल जाओ लेकिन समझ करके भूलो पहले, ताकि आपको इतना आइडिया रहेगा कभी कोई आरडीएस से क्वेश्चन बन गया तो आप इमीडिएट उस पर एक्शन ले पाएं। सही बात। सर 2 एग्जाम हैं जो बच्चे अभी देख रहे हैं हमको, एक जेई का एग्जाम है, एक नीट का एग्जाम है। बिल्कुल सर। सर किस तरीके से बच्चों की तैयारी रहेगी? जेई वाले बच्चों के लिए जेई का कुछ अलग पैटर्न होता है, नीट का अलग होता है, क्या मतलब बच्चा करे, जेई वाला बच्चा और नीट वाला बच्चा क्या करे, किस तरीके से तैयारी करे सर? इसके लिए सर देखो, नीट वाले बच्चे को तो मेनली क्या करना चाहिए सर, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखना चाहिए। और जेई मेन तक जब बच्चा जा रहा है तो भी उससे भी एनसीईआरटी पे फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 साल के पेपर की स्टडी करके देखें तो काफ़ी हद तक एनसीईआरटी बेस आ रहा है। तो मैं अगर बायोलॉजी के सेक्शन में बात करूँ, नीट सेक्शन में बात करूँ तो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही है। सही बात। और अगर हम जेई मेन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी हद तक पिछले 3-4 साल का जो पैटर्न रहा है उसमें एनसीईआरटी बेस ही रहा है। तो पहले तो बच्चा ये प्लान करे कि मैं जेई मेन अच्छे से क्रैक करूँ, देन मेरे पास जो 2 महीने का, 1.5 महीने का जो भी पीरियड मिलेगा उसमें फिर मैं एडवांस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा। होता क्या है कि बच्चा बस 24 आवर ही सोचता रहता है कि एडवांस 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 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है कि नहीं। उस वजह से वो अपना जेई मेन भी खराब कर लेता है। सही बात। पहले वो अपने जेई मेन तक का कवर करे। होता क्या है सर, एडवांस में कुछ अलग से स्पेशल नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि जेई मेन में अगर हमने कोई क्वेश्चन बनाया है, फ्रेम किया है, वो सिंगल स्टेप में कर दिया है। अगर उसमें हमने मल्टी कंसेप्ट को ऐड कर दिया तो एडवांस का क्वेश्चन हो जाएगा। रहता वो सिलेबस सही है, रहता तो सिलेबस सही है ना, एटलीस्ट उसका सिलेबस अच्छे से कवर रहे। और दूसरा क्या होता है कि कई बार बच्चा सर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उसके पसंदीदा नहीं होते हैं और उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ देते हैं। हाँ, कि यार नहीं यार ये टॉपिक तो मैं छोड़ जाता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटी तो देगा। सवाल मतलब सिलेबस जो दिया उसी में से सवाल सही देगा वो तो, है कि नहीं। तो बच्चे को अपने इंटरेस्ट को अवॉइड करना चाहिए और इंटरेस्ट ये देखना चाहिए कि एंटी का जिसमें इंटरेस्ट है उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है। सही, सिंपल सी बात है। एकदम लास्ट टाइम आ गया है बच्चों का, कुछ ही मंथ बचे हुए हैं, तो बच्चों को आप क्या जड़ी बूटी देना चाहेंगे ये आखिरी महीनों के लिए कि अब आप इस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है बच्चों के पास? हाँ सर, इस समय देखो बहुत कम टाइम बचा है, बात सही है आपकी। तो जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि बच्चों ने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे अब तक, ठीक है, कुछ टॉपिक उन्होंने बना भी रखे होंगे। जिनके नहीं बना रखे, मैं तो एक बच्चे को सलाह देता हूँ कि आप एक दीवार पे एक चार्ट पेस्ट करके रखो सब्जेक्ट वाइज, और उस पे आप जो आपको मतलब पेपर में आपसे जो गलतियां हुई थी वो भी मेंशन करो, और ये भी मेंशन करके रखो उसमें कि हर टॉपिक के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं उसके। तो सर मैं ये मानता हूँ कि बच्चा जब अपने रूम में रहता है ना, तो अगर किसी भी चीज़ को 90 दिन भी देख लिया जाए, मैं तो कहता हूँ सर पढ़ो मत उस चीज को, तुम 90 दिन किसी चीज को देख लो तुम बस, तो याद हो जाएगी, तो ही वो चीज याद हो जाती है। हम किसी चेहरे को 90 दिन देख लें लगातार, भूल ही नहीं सकते, है कि नहीं। तो सिंपल कंसेप्ट है कि अपनी उन नोट्स को एक बार जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको देखें, और दीवार पर अपने पेस्ट डेफिनेटली कर ही रखा होगा। अच्छा बच्चे सभी लोग चार्ट पेस्ट करके रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख करके रखते हैं, तो उनको निकलते बढ़ते अपने देखते रहें। तो एक तो ये करना चाहिए, और दूसरा कि डीमोटिवेटेड ना हो इस समय में बच्चा, बिल्कुल भी। और वैसे थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन आता भी है तो सर कोई बुरी चीज़ नहीं है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि महीने में बच्चा 1-2 बार डीमोटिवेट हो जाता है ना, तो इसका मतलब वो मेंटली स्वस्थ है। हाँ। किसी को अगर डीमोटिवेशन नहीं आता है ना, तो कभी भी नहीं आता है, इसका मतलब वो मेंटली स्वस्थ नहीं है। क्योंकि ऐसा आना चाहिए, तभी तो वो फिर आगे उठेगा, तभी तो एफर्ट लगाएगा और ज्यादा। कई बार होता है कि कोई बच्चा कहता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं होता हूँ, इसका मतलब वो अपने टारगेट से भटक चुका है। क्योंकि
उसके फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यार मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। सही तो फर्क पड़ना चाहिए। आपके पड़ोसी के अगर 700 आ रहे हैं, आपके 500 आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो जलन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानी होनी चाहिए। ड्राइविंग फोर्स है आपके आगे बढ़ाने का। और क्या, नहीं तो कैसे बढ़ोगे आप आगे। सही बात है। बच्चों का ये बहुत बड़ा सवाल मतलब मुझे लगता है, बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम थ्योरी ज़्यादा पढ़ें या क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। कई बच्चे थ्योरी में ही लगे रहते हैं, जब उनसे बोलते रिवाइज करो तो वे उसी को ही बार बार रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें थ्योरी कम करें। मतलब ये थोड़ा सा आप सजेस्ट करें। इसमें क्या रहता है सर, सब्जेक्ट वाइज है। तो जैसे हम बात करें, अगर अपनी केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है उसको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी भी पड़े, है ना। और मतलब थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बॉटनी जूलॉजी के सेक्शन है, थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। अगर हम जेई के रेस्पेक्ट में बात करें, मैथ और फिजिक्स की बात करें तो सर मैथ और फिजिक्स क्या है, क्वेश्चन ही फिजिक्स है और फिजिक्स ही क्वेश्चन है। ऐसे ही मैथ ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही मैथ है। तो वहाँ पे तो वो दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ उनका जो फ्लेवर है वो क्वेश्चन बेस्ड फ्लेवर है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी उनमें तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, दोनों में ही, मैथ में और फिजिक्स में। और जहाँ तक हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी होगी। अगर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में बात करें तो आपका थ्योरी पे तो फोकस होना ही चाहिए, वो तो आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। देन बच्चा इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाए। मैं तो ये मानता हूँ कि सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो वो ऐसा सोच के जाए कि विदाउट पेन पेंसिल, कि मुझे पेन चलाए आंसर निकालना सीखना चाहिए उसको, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए उसको। तो उम्मीद करते हैं सर सभी बच्चे अच्छा कर रहे होंगे। सर एक आखिरी मैसेज आपकी तरफ से बच्चों के लिए। मेरी तरफ से सर आखिरी मैसेज बच्चों के लिए रहेगा, बेटा खूब पढ़ाई करो, खूब आगे बढ़ो, और विद्यापीठ में सभी लोग आपके साथ हैं, इसी तरह पढ़ते रहिएगा और अलग सर का जो विजन है उसके साथ सभी लोग अलाइन रहें। चलो बेटा, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय।